नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज की हमारी ये वीडियो इस कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सीरीज की सबसे ज्यादा वजनदार वीडियो है। क्यों? क्योंकि आज जो हम दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जिनके हम कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इन चैप्टर्स की बोर्ड के एग्जाम में वेटेज सबसे ज्यादा है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से बोर्ड के एग्जाम में लगभग 15-16 मार्क्स का पूछा ही जा रहा है ऑन एन एवरेज। पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर में जिस पेपर में सबसे कम ऑप्टिक्स पूछी गई थी उसमें भी 12-13 नंबर का ऑप्टिक्स आया था, और जिसमें सबसे ज्यादा ऑप्टिक्स पूछी गई थी उसमें 18 नंबर तक के क्वेश्चन सिर्फ ऑप्टिक्स से आते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में इन हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर या हाईएस्ट वेटेज वाली यूनिट के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो अपने इस मिशन 70 आउट ऑफ 70 को हम आगे बढ़ाते हैं और कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्विक रिवीजन कर लेंगे रे ऑप्टिक्स का, फिर 5 कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रे ऑप्टिक्स के, उसके बाद फिर क्विक रिवीजन करेंगे किसका, वेव ऑप्टिक्स का, और फिर 5 कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स में क्विक रिवीजन बेटा जल्दी जल्दी देखिए। ये मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन फार्मूला मिरर के लिए क्या होता है? -1/u। और वैसे मैग्निफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ कहता है ratio of sine of angle of incidence with sine of angle of refraction is a constant, and that constant is equals to refractive index of second medium with respect to first medium। जिनको फर्स्ट और सेकंड मीडियम का याद नहीं रहता, कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, कौन सा का नीचे आएगा, आप एक सिंपल काम करिए। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, n1 sin i is equals to n2 sin r। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे पहले, उसी मीडियम वाले एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन के साथ। यानी कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फर्स्ट मीडियम एंगल कौन सा बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, तो सेकंड मीडियम एंगल कौन सा बनता है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे? n2 sin r। ठीक, तो n1 sin i is equals to n2 sin r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, ये तो याद होगा आपको। तो एंगल भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और स्पीड भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लाइट जा रही है कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो उसका एंगल घट जाएगा और लाइट किधर मुड़ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक, एपेरेंट डेप्थ का क्या फॉर्मूला होता है? एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी बकेट में, बाल्टी में पानी भर दो, उसमें नीचे जो बॉटम सरफेस होती है वो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है कि नहीं? तो वो जो ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है वो क्या है? एपेरेंट डेप्थ। और जो रियलिटी में जहां पे थी वो क्या है? रियल डेप्थ। तो एपेरेंट डेप्थ किसके बराबर होता है? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, वो घटी हुई जो लेंथ आपको मिलेगी वैल्यू, वही क्या है? आपकी एपेरेंट डेप्थ, जो आपको अपीयर हो रहा है। ठीक, टीआईआर क्या होता है बेटा? टीआईआर, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाने की कोशिश करे तो किधर मुड़ती है? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दोगे तो रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाता है? 90 डिग्री। इसी कंडीशन को हम कहते हैं टीआईआर। इसके बाद एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो इसके बाद लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्रैक्टिव मीडियम में नहीं जा पाएगी, बल्कि उसका क्या हो जाता है? टीआईआर। और आपको पता है क्रिटिकल एंगल का क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स 1/μ। क्लियर? आगे चले तो अगर कोई लाइट किसी स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही हो तो उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, और उसके लिए क्या लगता है? रिफ्रैक्शन फार्मूला। रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है? μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये तो याद है। अगर कोई लाइट एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन फार्मूला लगाना बेटा, वहां पे लेंस फार्मूला मत लगा देना। ठीक, लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला ये होता है थिन लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेंस के लिए मैग्निफिकेशन प्लस v/u। क्लियर? और लेंस मेकर फार्मूला, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, आपको जो फार्मूला याद है उनको देखते चलिए। ठीक है, नहीं याद है तो देखिए कौन सा फार्मूला याद नहीं है, उसे लिख के प्रैक्टिस करना। लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस के लिए क्या ध्यान रखेंगे? जो मेरे भाई थोड़े से पढ़ाई में गड़बड़ करते हैं वो ध्यान रखना, लेंस के लिए फोकल लेंथ का फार्मूला r/2 नहीं होता। लेंस के लिए फोकल लेंथ होती है 1/, लेंस मेकर फार्मूला से मिलेगी 1/f इज इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। r1 पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, r2 दूसरी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इसके दो स्पेशल केस आपको याद रखने हैं कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए 1/f इज इक्वल्स टू 2 into μ माइनस 1/r। अगर इक्वी कॉनकेव है तो 1/f इज इक्वल्स टू -2 into μ माइनस 1/r। और अगर इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है, प्लेनो कॉन्वेक्स है। प्लेनो कॉन्वेक्स कैसा होता है? लाइक दिस, एक तरफ से प्लेन एक तरफ से कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए 1/f इज इक्वल्स टू μ माइनस 1/r। प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए μ माइनस 1/r, और इक्वी कॉन्वेक्स के लिए, बाई कॉन्वेक्स के लिए जो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, 2 μ माइनस 1/r। और प्लेनो कॉनकेव के लिए 1/f इज इक्वल्स टू माइनस μ माइनस 1/r। क्लियर है? वहां से फिर यहां से फिर बेटा वाले क्वेश्चन बनेंगे ना। एक लेंस ऐसा लिया,
उसको वर्टिकली कट कर दिया, वर्टिकली कट कर दिया तो ऐसा लेंस बचा। ठीक है, अभी कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। अगर ऐसा लेंस बचा तो इसकी फोकल लेंथ पहले के मुकाबले कितनी हो जाएगी, डबल, और पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। बिल्कुल सही। ठीक है, और अगर हम वर्टिकली कट ना करें, हॉरिजॉन्टली कट करें, तो इसकी फोकल लेंथ अगर एफ है पूरे लेंस की और ऐसे कट कर दूं तो ऊपर वाले पार्ट की भी एफ ही रहेगी फोकल लेंथ, नीचे वाले पार्ट की भी एफ ही रहेगी। लेकिन अगर इसी लेंस को ऐसे वर्टिकली कट कर दूं और इसके दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दो, एक ये इधर बन जाएगा, इधर वाला हिस्सा, और इस तरफ वाला ऐसा बन जाएगा, दोनों की फोकल लेंथ पहले से डबल हो जाएगी और पावर, सॉरी, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी और पावर आधी हो जाएगी। क्या क्लियर हो गया? ठीक, पावर ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला बेटा, 1 अपॉन फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। और पावर इक्विवेलेंट निकालनी होगी तो पावर डायरेक्टली ऐड होती है, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, जितने भी लेंस है कांटेक्ट में होने चाहिए, थिन लेंस होने चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इंटू m3, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करते चले जाइए, नेट मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, प्रिज्म से बेटा डिस्पर्जन होता है और प्रिज्म के लिए हमने पढ़ रखा है प्रिज्म फॉर्मूला और थिन प्रिज्म फॉर्मूला। पहले बात करते हैं इस वाले एक डेरिवेशन में आने वाले बीच की इक्वेशन की। ये बीच की इक्वेशन काफी यूज होती है, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई, या फिर डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। बेटा हो सकता है कि ये आपको बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, आपको रे ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा देने हैं, सब कुछ रिवाइज करवा देना है। इसलिए मैं बोल के बता रहा हूं कि अगर हल्का हल्का आपको कहीं देखने में प्रॉब्लम है तो आप समझ जाएंगे मेरी बात को। डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई। ठीक, और प्रेजेंट फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्मूला होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये प्रिज्म फॉर्मूला क्या बताता है, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। और इसी में थिन प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है, लेंस अगर ऐसे की जगह ऐसा हो जाए, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम हो जाए, तो थिन प्रिज्म फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू आर, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू आर। और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जब होता है उस समय R1 किसके बराबर हो जाता है, R2 के, यहाँ पे R1 यहाँ पे R2, R1 R2 के बराबर हो जाता है, और I किसके बराबर हो जाता है, E के। क्लियर? तो डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई। क्लियर? और डिस्पर्जन क्या होता है, जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी तो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू कॉची फॉर्मूला। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर के लिए अलग अलग है हो गया, इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग आएंगे। तो जिसके लिए वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्ट वेवलेंथ सबसे कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो उसी में डेविएशन भी सबसे ज्यादा आएगी। फॉर्मूला है ना एंगल ऑफ डेविएशन का, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब म्यू की वैल्यू वायलेट के लिए सबसे ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी वायलेट कलर का सबसे ज्यादा होगा और रेड कलर का सबसे कम होगा, इसलिए इस तरीके से विबग्योर बनेगा। क्या क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया? डिस्पर्जन का कारण क्या है, डिस्पर्जन का कारण ही यही है कि अलग अलग कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा अलग अलग होता है मटेरियल का। ठीक, अकॉर्डिंग टू कॉची फॉर्मूला, वो हमने पढ़ रखा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर की लाइट डेविएट होती है, वायलेट कलर की लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होती है। सबसे कम कौन डेविएट होती है, रेड कलर की लाइट डेविएट होती है। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है किसी भी मीडियम में, विबग्योर में से, वायलेट कलर की या रेड कलर की या ग्रीन कलर की, येलो कलर की, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी स्पीड सबसे ज्यादा, क्योंकि स्पीड भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसके लिए होता है, रेड कलर के लिए, इसलिए रेड कलर की स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है, सबसे ज्यादा। जो बातें मैं बता रहा हूं उनमें से कोई सी भी बात आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप डायरेक्ट आंसर करके आ सकते हैं। ठीक है, तो बस सुन लीजिए पहले बातों को और फिर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, आपको पता ही है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये तो चैप्टर्स ऐसे है, मैं बच्चों को कहूं कि भाई, मैं बच्चों को ना भी कहूं कि इनको पढ़ लो अच्छे से, इन पे ध्यान दो, बच्चे इनको तब भी देखेंगे। ठीक है, वेटेज इतनी ज्यादा है, कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स आएंगे इसमें, और स्कोरिंग है। ठीक है, स्कोरिंग है, इजी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे पहुंच गए हम। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में नियर पॉइंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाई एफ और फार पॉइंट के लिए डी बाई एफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नियर पॉइंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर माइनस वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी बाई एफ और फार पॉइंट के लिए माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी बाई एफ। और अगर मुझे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला केस बताना हो तो माइनस वीओ अपॉन यूओ की जगह क्या लिख देंगे, एल अपॉन एफओ, माइनस एल अपॉन एफओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ नियर पॉइंट के लिए, माइनस एल अपॉन एफओ इंटू डी बाई एफ फार पॉइंट के लिए। ठीक है, जो ये फॉर्मूले बोल रहा हूं, जिन बच्चों को याद नहीं है वो प्लीज फॉर्मूले याद कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक, बाकी अभी हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो जो भूल गए हैं पढ़ने के बाद भी वो रिकॉल कर पाएंगे। ठीक, और टेलीस्कोप के लिए क्या फॉर्मूला होता है भैया, नियर पॉइंट की मैग्नीफाइंग पावर का एफओ अपॉन एफ इंटू 1 प्लस एफ बाई डी नियर पॉइंट के लिए, और फार पॉइंट के लिए एफओ अपॉन एफ। सिंपल, क्लियर हो गया। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। नियर पॉइंट फार पॉइंट के लिए तो 2 हो गए, और नियर पॉइंट फार पॉइंट के लिए ट्यूब लेंथ के टर्म्स में, कैपिटल एल के टर्म्स में, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में, और 2 फॉर्मूले टेलीस्कोप के हो गए। टोटल ये 7 फॉर्मूले हो गए मैग्नीफाइंग पावर के, 7 फॉर्मूले। पूछिए अपने आप से कि आपको याद है सातों के 7 फॉर्मूले, लिख के देखो। नहीं याद है तो जो मैंने अभी बोला है इसको वीडियो को पीछे स्क्रॉल करो और फिर उस सुन के लिखो कि ये 7 फॉर्मूले भैया कौन कौन से बात, इसके बारे में बात कर रहे हैं।
क्लियर बेटा? चले आगे और देखिए, अभी रे ऑप्टिक्स खत्म नहीं हुआ है, रे ऑप्टिक्स में थोड़ी सी बातें और करते हैं। जब ये लाइट इस प्रिज्म से पास होती है तो डेविएट होती है ये, ठीक है बेटा? अब जितना एंगल ये डेविएट हो रही है, ये देखिए यहां से व्हाइट लाइट आई इस तरीके से, लेकिन इसके आगे कौन से कलर की लाइट जा रही है? ये सबसे सबसे ज्यादा सॉरी सबसे कम कौन मुड़ रही है? रेड कलर की लाइट। तो ये रेड कलर की लाइट जितना मुड़ गई, इसे हम क्या कहेंगे? रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन। दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ? रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन। कलर इमेज है ना, थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है? शायद अब दिखाई दे, रेड कलर एंगल ऑफ डेविएशन। और सबसे ज्यादा कौन डेविएट कर रहा है? वायलेट कलर। तो ये हो गया वायलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ठीक? सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका? वायलेट का। सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसका? रेड कलर का। तो उन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिस्पर्जन। डेल्टा वी, डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा आर। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डिस्पर्जन, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और डेल्टा वी की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर की वैल्यू भी म्यू माइनस 1 इंटू ए। बस उसमें रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, उसमें वायलेट के लिए तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डिस्पर्जन। अब निकाल लेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एवरेज एंगल ऑफ डेविएशन। मेरे से कोई कहे भाई एवरेज मतलब एंगल ऑफ डेविएशन बता दो प्रिज्म से, तो मैं कहूंगा भाई किसका बताऊं? सारी कलर्स की लाइट के लिए तो अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन है। फिर वो मेरे से कहेगा एवरेज बता दो, तो एवरेज एंगल ऑफ डेविएशन सारे कलर्स का उतना ही होता है जितना येलो कलर का एंगल ऑफ डेविएशन है। क्या बोला मैंने? अगर इन सातों के सात कलर का एंगल ऑफ डेविएशन निकालो आप, डेल्टा वायलेट, डेल्टा इंडिगो, डेल्टा ब्लू, डेल्टा ग्रीन, डेल्टा येलो, डेल्टा ऑरेंज, डेल्टा रेड, इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। वो उतना ही आता है जितना येलो कलर का एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो मीन एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए आएगा? येलो कलर के लिए। और येलो कलर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? म्यू माइनस 1 इंटू ए। बस यहाँ पे म्यू किसका लेंगे? येलो कलर का। क्लियर हो गया? और एक आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, येलो कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो तो एवरेज एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर ही है। येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। जैसे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताया जाता है? 4/3। तो सारे कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 4/3 नहीं होता। ये एवरेज एंगल ऑफ एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है येलो कलर के लिए, उतना ही एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सारे कलर के लिए। क्लियर हो गई बात? ठीक। और अब हम पढ़ रहे हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? एंगल ऑफ डिस्पर्जन पर यूनिट एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो हमने पढ़ा था, एंगल ऑफ डिस्पर्जन पर यूनिट एवरेज एंगल ऑफ डेविएशन। तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ए से ए कैंसिल, तो क्या बनता है बेटा? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये वो फॉर्मूला है जो बच्चों को कम याद रहते हैं। ये जो ये वाले फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये सारे वो फॉर्मूलेज है जो बच्चों को कम याद रहते हैं, ठीक है? बच्चे पढ़ते ही कम है इसको, ठीक? तो प्लीज इन फॉर्मूलेज को आप याद करिए, ठीक? अब मैंने कुछ बातें लिख रखी है, बड़ा जल्दी जल्दी सुनना जरा। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज की बनाता है, सेम डिस्टेंस पे बनाता है। लेटरल इन्वर्जन करता है। कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और डिमिनिश्ड भी बना सकता है कॉनकेव मिरर। अलग अलग केस है, वो आपको रे डायग्राम बनाने आते हैं। ऐसी कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप बना लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बना लेंगे, कॉनकेव लेंस के लिए बना लेंगे। इंपॉर्टेंट बात समझिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 फोकल लेंथ। ध्यान क्या रखना है कि फोकल लेंथ जब आप पुट करेंगे तो किस में होनी चाहिए? मीटर में, तो पावर करेक्ट आएगी। अगर सेंटीमीटर में आपको क्वेश्चंस में फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में दे रखी होगी, उसे पुट नहीं करना। किस में पुट करना है? मीटर में। मीटर में पुट करेंगे तो पावर डायोप्टर में करेक्ट आ जाएगी। डायोप्टर किसकी यूनिट है? पावर की। लेंस वाली पावर की क्या यूनिट है? डायोप्टर। क्लियर हो गया? अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब है कन्वर्जिंग नेचर लेंस के लिए, नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब है डाइवर्जिंग नेचर। क्लियर हो गया? अगर आपको पावर की वैल्यू दे रखी है और आप फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन पावर। अब अगर पावर पुट कर रहे हो डायोप्टर में, तो वहां से फोकल लेंथ मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में नहीं आएगी, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर कहीं जरूरत होगी तो। आगे सुनिए, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का कारण क्या है? मैंने आपको बताया, अलग अलग कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही मटेरियल का अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू कॉशी फार्मूला। लिखा हुआ म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा की पावर 4, पूरा कॉशी फार्मूला। तो जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी, उस मटेरियल के उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब वेवलेंथ ज्यादा किसके लिए है? विबग्योर में वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर रेंज होती है विजिबल लाइट की वेवलेंथ की। तो वायलेट कलर के लिए कितना हो गया? वायलेट कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। सुन रहे हो ना कदो? है एग्जाम बहुत पास है, समय बहुत कम है, इसलिए पढ़ते ही पढ़ते चले जाओ, ठीक है? इधर उधर की बातें नहीं। तो वेवलेंथ वायलेट कलर के लिए सबसे कम, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सबसे ज्यादा वायलेट कलर के लिए, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा मुड़ेगा, और रेड कलर इसलिए सबसे कम मुड़ेगा। तो वैसे तो सातों के सात कलर एक साथ चल रहे थे व्हाइट लाइट में, उनमें से एक सबसे ज्यादा मुड़ गया, एक कम मुड़ा, तो इसलिए उनके बीच में सारे कलर फैल गए। इसीलिए इसकी वजह से डिस्पर्जन हो रहा है। तो यही क्या हो गया? कॉज ऑफ डिस्पर्जन। क्लियर हो गया? तो ये लिखा भी हुआ है, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इसीलिए वो सबसे कम डेविएट होता है। TIR टोटल इंटर रिफ्लेक्शन कब होगा? इसकी कंडीशन याद रखनी है। TIR की कंडीशन याद रखनी है कि TIR तब होता है जब लाइट किधर से किधर जाए, डेंसर मीडियम से
रेयर मीडियम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा हो जाना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। ठीक, फिर टीआईआर की जो एप्लीकेशंस है वो थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस वो आपको याद होनी चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है, और जो मिराज फॉर्मेशन है, और प्रिज्म से जो हम इमेज बनाते हैं 180 डिग्री पे सेम साइड, 180 डिग्री पे अपोजिट साइड, 270 डिग्री से रिवर्स कर लेना इमेज को, ठीक है, इन्वर्ट कर लेना प्रिज्म का यूज करके, टीआईआर का यूज करके, वो डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। ठीक, अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है, अब ये क्वेश्चन आएगा जो मैं बताने वाला हूं उससे रिलेटेड, अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, माइनस वी अपॉन यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो आपको दोनों की ही फोकल लेंथ घटानी पड़ेगी तो पावर बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के भी और आईपीस के भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन टेलीस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या बात याद आ रही है आप लोगों को, क्लियर हो गया है? चलिए चलते हैं हम सबसे पहले कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन के ऊपर। लाइट ट्रेवल्स इन टू मीडियम, दो मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है बेटा, ए और बी में, कितनी कितनी स्पीड से, इस स्पीड से, इस स्पीड से। हमें क्या बताना है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्या बताना है, क्रिटिकल एंगल। आइए क्रिटिकल एंगल बता देते हैं भाई। क्या फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एंगल का? मेरे हिसाब से क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। मेरे बोलने से पहले पहले आप वीडियो लेक्चर देखिए, ठीक है, घर पे बैठे हुए, ठीक, आप बोलेंगे आपकी आवाज मुझे आएगी तो नहीं, लेकिन फिर भी बोलिए। आपके घर के आसपास वाले फैमिली मेंबर सोचेंगे अरे भैया क्या ये पागल हो गया है ना, लेकिन एग्जाम टाइम में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे पढ़िए जैसे कि ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक, मैं पूछूं, मैं लिखूं, मेरे लिखने से पहले बोलिए। तो भैया क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है बेटा, डेंसर मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में, रेयरर के रेस्पेक्ट में। ये तो याद है, 1 अपॉन म्यू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का होता है रेयरर के रेस्पेक्ट में। यही गड़बड़ नहीं करना बस, ठीक है, इसको सही से लिखना। तो साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर यहाँ पे म्यू डी अपॉन म्यू आर। म्यू आर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक, और आपको तो पता ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी की जगह लिख सकता हूँ वी डी अपॉन वी आर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो म्यू आर अपॉन म्यू डी जो रेशियो बनेगा वो वेलोसिटी का उल्टा बनेगा, ऊपर डेंसर मीडियम वाली वेलोसिटी, नीचे रेयर मीडियम वाली। और डेंसर मीडियम में स्पीड कैसी रहती है, कम। तो कम कौन सी वाली है, ये वाली। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8। और रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, वो कितनी रखी है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 कैंसिल, ये 6 से कैंसिल हो गए, तो हो जाएगा 6 3/4। साइन इनवर्स 3/4। करेक्ट आंसर इज डी। समझ में आया? स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो नहीं दे रखा, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, उनका रेशियो से आप क्या निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछा हुआ, एक नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप सोच के देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, ठीक है। एक नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ के दो का ये स्पीड का रेशियो निकाल दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, वो भी नहीं पूछा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी नहीं पूछी, क्या कह रहा है, क्रिटिकल एंगल बताओ। और क्रिटिकल एंगल में भी फिर ये याद रखना कि डेंसर मीडियम का है रेयर के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन ना, एक नंबर में अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक, इससे हल्के नहीं आएंगे, इससे टफ शायद ही आए, बट ऐसे ही आएंगे, ठीक। और यही बच्चों को टफ लगते हैं। 20% बच्चे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, 80% बच्चे अटक जाते हैं कि भैया स्पीड ऑफ लाइट दे रखी थी हमने, वो तो निकाल लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे नहीं पता नहीं चल रहा, क्या करें। अरे भाई लिखो तो सही, क्रिटिकल एंगल पूछा तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लिखो, अपने आप समझ में आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इन्हीं सवालों को देख के एग्जाम में क्या कहते हैं बच्चे, जब पेरेंट्स आगे पूछते हैं एग्जाम के बाद, बच्चा घर पहुंचता है, पेरेंट्स पूछते हैं कैसा हुआ पेपर आपका, बच्चा कहता है ठीक हुआ। फिर पेरेंट्स पूछते हैं अच्छा और बताओ कैसा हुआ, फिर कहते हैं वैसे तो ठीक हुआ लेकिन घुमा के आया पेपर इस बार, घुमा के। अब ये घुमा के पूछे गए क्वेश्चन ही है ना, सीधा सीधा ना पूछ के, घुमा के पूछे गए हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो फोकल लेंथ दे रखी है ऑब्जेक्टिव आईपीस की, और हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो याद तो है आपको टेलीस्कोप में अपर्चर किसका ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी बताओ, रिवीजन भी करवाते चल रहा हूं साथ के साथ। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज्यादा होता है और आईपीस का अपर्चर कम होता है। इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है FO 40 सेंटीमीटर बेटा, और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आईपीस की 4 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या रखा है, द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ये कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड होने चाहिए, आपको तो पता ही है। इसका जो ऑब्जेक्ट है उसकी यहाँ पे क्या बनती है, रियल इमेज पहले लेंस की, और उसके बाद इसकी जो फाइनल इमेज है आईपीस बनाएगा वो नियर पॉइंट से लेके फार पॉइंट तक कहीं भी बन सकती है, और वो भी हमें गिवन नहीं है कि नियर पॉइंट पे है, फार पॉइंट पे है, किसी और जगह है, वो भी गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये बताना है। लेकिन आपको ये तो पता है कि ये ट्यूब लेंथ है, और ट्यूब लेंथ की वैल्यू क्या होती है, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस। क्लियर हो गया? तो मुझे इसका वीओ निकालना है और यूई निकालना है। वीओ निकालने के लिए एफओ दे रखा है और यूओ दे रखा है बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो गिवन है ना 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -200 सेंटीमीटर। तो यूओ पता है, एफओ पता है, वीओ निकाल लेंगे। लेंस फार्मूला 1/FO इज इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO। सॉल्व कर दूं, फोकल लेंथ कितनी रखी है हमें, 40 सेंटीमीटर, ठीक, इज इक्वल्स टू
1 अपॉन वीओ का पता नहीं है, यूओ की वैल्यू -200 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस आगे इधर माइनस हो गया, 1/40 माइनस 1/200, ये एलसीएम लेके आ जाएगा 5 - 1/200 यानी कि 4/200, यानी कि 1/VO इज इक्वल्स टू 4/200, तो वीओ कितना आ गया 50, तो वीओ की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर नहीं आया है अभी, अभी आंसर नहीं आया। 50 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस आई ऑब्जेक्टिव लेंस का। इसमें अगर यूई ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, ट्यूब लेंथ, या दोनों यानी कि दोनों के बीच का गैप, और मुझे यूई निकालने की जरूरत नहीं है अब इस क्वेश्चन में। देखिए चार ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, 50, 54, 46, 37.3, तो जो भी ट्यूब लेंथ होगी 50 से तो ज्यादा ही होगी बेटा, 50 से तो ज्यादा ही होगी, वीओ में यूई जोड़ोगे तो इसका मतलब आंसर क्या है, करेक्ट आंसर एक ही है, 50 से ज्यादा वाला ऑप्शन बी, यानी कि यूई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बोर्ड के एग्जाम में इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप अपना टाइम बचा सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है, अ सिंगल लेंस प्रोड्यूसेस अ कलर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट से किसी ऑब्जेक्ट पे जब इंसिडेंट करवाया जाता है, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के लेंस से लाइट पास हो रही है तो वो कलर्ड इमेज बना रही है। उसकी कलर्ड इमेज क्यों बना रही होगी, अभी तो समझाया था। जब भी व्हाइट लाइट लेंस से पास होगी तो लेंस भी तो ग्लास है, ग्लास का बना हुआ है, और डिस्पर्सिव मीडियम होता है, अलग अलग कलर के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो सबसे ज्यादा कौन डेविएट होगा, वायलेट कलर, सबसे कम को डेविएट कौन होगा, रेड कलर। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे व्हाइट लाइट आई, ठीक है, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक, अब R1 R2 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेस के, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको पता है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है। विबग्योर में वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो राइट हैंड साइड से सबसे ज्यादा है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सबसे ज्यादा, तो फोकल लेंथ सबसे कम नहीं हो जाएगी, तो सबसे पहले कौन कन्वर्ज होगा, ये वायलेट कलर के लिए फोकस होगा। हर कलर के लिए अलग अलग फोकस होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर है क्या बेटा? हर कलर के लिए अलग अलग फोकस होगा, हर कलर अलग अलग मुड़ेगा। तो जब अलग अलग मुड़ेगा तो यहाँ से एक ही ऑब्जेक्ट से लाइट चल रही है, पर इमेज तो कई सारी मिल रही है, कलर्ड इमेज। समझ में आ गया वाला स्टेटमेंट? तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरे में कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। कह रहा है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये भी सही है और यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। चलते हैं आपके फेवरेट क्वेश्चन के ऊपर। आपका फेवरेट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अरे इसमें तो शेर भी बना हुआ है, तो समझ गए ना, अच्छा क्वेश्चन आने वाला है ये, अच्छा क्वेश्चन। आइए पहले, लेकिन इसके दो पार्ट बहुत इजी है, सुपर इजी, दो पार्ट थोड़ा अच्छे हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस इन अ डेंसर मीडियम विल बिहेव लाइक अ, तो कॉन्वेक्स लेंस डेंसर मीडियम में, जब आपको पता है किसी भी लेंस को मीडियम में रखते हैं तो उसका नेचर चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो नेचर चेंज हो जाता है। अब कॉन्वेक्स लेंस है डेंसर में रखा है, तो डेंसर मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा है, इसका मतलब नेचर चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस वैसे कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है जल्दी बताइए। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, लेकिन ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग की तरह, तो मैंने मैच कर दिया क्यू से। दूसरा देखिए, अ कॉनकेव लेंस इन अ रेयर मीडियम, कॉनकेव लेंस है और अपने से रेयर मीडियम में रखा हुआ है, तो इसका जो नेचर है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कॉनकेव कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। ठीक, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग। अरे ये भी क्यू से ही मैच हो गया, दोनों क्यू से ही मैच हो गए। अब अगले जो दो क्वेश्चन है, अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कर्व्ड सरफेस पे सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो बताना है वो किसकी तरह बिहेव करेगा। ठीक, अब जाहिर सी बात है बेटा, एक प्लेनो कॉन्वेक्स को या प्लेनो कॉनकेव को अगर आप एक तरफ से पॉलिश कर देंगे तो लेंस तो नहीं बचेगा, वो लेंस तो नहीं बचेगा, मिरर बन जाएगा। लेकिन कौन सा मिरर होगा, सवाल ये है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कैसा मिरर बनने वाला है। ये ऐसा ही दूसरा पार्ट भी है, प्लेनो कॉनकेव को आपने सिल्वर कर दिया, कहाँ पे, प्लेन सरफेस पे, तो आपको बताना है कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बनेगा तो मिरर, लेकिन कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ठीक, आइए इसको मैं आपके इसके पीछे एक लॉजिक समझाता हूँ, जो इसका लॉजिक है वो इसी शेयर के पीछे है। आइए शेयर को हटा देते हैं, और ये रहा लॉजिक। फॉर्मूला इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का ऐसे केसेस में होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। ये मैं आपको समझा देता हूं। f इक्विवेलेंट तो हो गई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जो पूरा सिस्टम बनने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, प्लेनो कॉन्वेक्स ले लिया मैंने। ठीक, तो प्लेनो कॉन्वेक्स को कहां पे मैंने सिल्वर कर दिया, कर्व्ड सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस ये रही, यहां पे सिल्वर कर दिया। ठीक है, एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं आपको। अब आपको इस पूरे की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/fm, एफएम में एफएम क्या है बेटा, ये है मिरर की फोकल लेंथ, जो भी मिरर बनाया। अब मिरर यहाँ पे कौन सी सरफेस बनी है, कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस की फोकल लेंथ लेनी है मिरर की। ठीक, और माइनस 2/fl, एफएल क्या है, एफएल लेंस की फोकल लेंथ है। क्लियर? अब सुनिए आप मेरी बात क्योंकि ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में 1/fm, ये जो मिरर है, मिरर क्या है, मिरर क्या है यहाँ पे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इधर से तो लाइट आएगी, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ मैं कितनी लिख लूं, एफ लिख लूं। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी लिखता हूं, एफ। अच्छा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ अगर एफ है तो बताइए इस पूरे लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। पूरे लेंस की फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, पूरे लेंस की फोकल लेंथ, अरे लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू
म्यू माइनस वन अपॉन आर, यही तो होती है लेंस की फोकल लेंथ, लेंस मेकर फॉर्मूला से। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रिलेशन है मिरर के लिए? भाई जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस लेंस के लिए था वही रेडियस ऑफ कर्वेचर तो मिरर के लिए भी है। तो मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है? आर इज इक्वल्स टू 2f। तो यहाँ पे क्या मैं 2f पुट कर सकता हूँ? पुट कर दो 2f, यहाँ पे मैं 2f पुट कर सकता हूँ। तो ये लेंस की फोकल लेंथ आ गई कि नहीं आ गई? और किसके टर्म्स में आ गई है? ये इसके फोकल लेंथ के टर्म्स में आ गई। 1/f की वैल्यू यहाँ वहां पे पुट कर दूं, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो -2 अपॉन 1/f की वैल्यू अपॉन देखिए म्यू -1 भाई 2 तो 2 है ही, और 1/f की वैल्यू कितनी होगी? म्यू -1 अपॉन 2f, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर हो गई बेटा बात? और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा? 1/f माइनस म्यू बाय एफ, और माइनस माइनस प्लस 1/f, 1/f प्लस 1/f कितना हो जाएगा? 2/f माइनस म्यू बाय एफ। अब ये देखिए रखा कहाँ पे है? प्लेस्ड इन एयर, यानी कि हवा में ही रखा है। और अगर एयर में रखा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हवा से तो ज्यादा होगा, वो 1 से क्या होगा? ज्यादा, 1.33 होता है। ठीक, तो आपको पता है 2/f माइनस 1.33/f, ये वैल्यू कैसी आएगी बताइए? कैसी आएगी वैल्यू? ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी? अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। है याद है कि नहीं याद है? कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव मिरर की कैसी होती है? नेगेटिव। तो बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है? बता पाएंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? 2/f माइनस म्यू बाय एफ। और फोकल लेंथ कैसी है? फोकल लेंथ कैसी है वो नहीं बताई आपने। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। तो बेटा आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा 2/f माइनस 1.33/f कितना बचेगा? लगभग 0.67/f, लेकिन फोकल लेंथ कैसी होती है? साइन के साथ पुट करनी है। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव फोकल लेंथ आ गई। अगर नेगेटिव फोकल लेंथ आ गई तो इसका मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स मिरर को जब हम कर्व सरफेस से पॉलिश कर देंगे तो वो नेगेटिव फोकल लेंथ वाले मिरर की तरह बिहेव करेगा। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव की होती है। बेटा आ रही है बात समझ में क्या? एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन अब ये वाला आप सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स है, इसमें क्या है? प्लेनो कॉनकेव। ठीक, और यहाँ पे उस केस में कर्व सरफेस मिरर थी, कर्व सरफेस मिरर थी तो मैंने 1/f लिखा था, लेकिन इस केस में प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का तो 1/, ये तो इजी हो गया। 1/f मिरर के लिए फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट, प्लेन मिरर बनेगा ना वो। ठीक है, तो ये वाला आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? कैसा लगा क्वेश्चन? होते उड़ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इन एयर इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इक्वी कॉन्वेक्स है 1/f इज इक्वल्स टू और 2 म्यू माइनस 1/r, यही तो फॉर्मूला होता है इक्वी कॉन्वेक्स के लिए। हमें क्या दे रखा है? म्यू दे रखा है। 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि f इज इक्वल्स टू r। और f दे रखा है 20 तो r भी कितना हो जाएगा? 20। आ गई बात समझ में? सब्सटेंस इज बिहेविंग एज कॉन्वेक्स लेंस इन एयर, कोई सब्सटेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है एयर में, लेकिन वाटर में किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कॉनकेव की तरह। वाटर में कॉनकेव की तरह और हवा में कॉन्वेक्स की तरह, यानी कि हवा में उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है और वाटर में कैसी हो गई? नेगेटिव। तो नेचर चेंज कब होता है? जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए, यानी कि उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है और हवा से ज्यादा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ग्रेटर देन एयर बट लेस देन वाटर। क्लियर हो गया क्या? आ गई है बात समझ में? अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फॉर अ थिन लेंस विद रेडियाई ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2, 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू क्या है? बड़ा सिंपल, 1/f इज इक्वल्स टू n-1। हम वैसे म्यू लिखते हैं, क्वेश्चन में n क्या रखा है तो n-1, 1/r1 माइनस 1/r2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/f इंटू n-1। ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए थर्ड के पार्ट के ऊपर चलते हैं, केस स्टडी का थर्ड। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 कैन बिहेव एज कॉनकेव व्हेन इट इज हेल्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कॉन्वेक्स है, कॉनकेव की तरह बिहेव करवाना है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा होना चाहिए। 3/2 से ज्यादा कौन सी वैल्यू है? 1 छोटी है, ये बराबर है 2/3 तो 1 से भी छोटी है। करेक्ट आंसर इज 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना? तो तेजी से हम सॉल्व करते जा रहे हैं। रेडियाई ऑफ कर्वेचर कितना है डबल कॉन्वेक्स लेंस का? 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, और आपको उसकी फोकल लेंथ रखी है 20 सेंटीमीटर। तो क्या बताना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दूं, फॉर्मूला लिख के 1/f इज इक्वल्स टू m - 1 1/r1 माइनस 1/r2। एक चीज का ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है और फोकल लेंथ कितनी रखी है? 20 सेंटीमीटर, डबल कॉन्वेक्स है तो प्लस 20 हो गया साइन के साथ, 1/r1। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना लेंगे बताइए? -40। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर डबल कॉन्वेक्स है तो इस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है लेकिन इस वाली सरफेस का नेगेटिव होता है, तो ये ध्यान रखना। बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे कि म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है। क्लियर हो गई बात?
आगे चले वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स को रिवाइज कर लेते हैं पहले। वेव ऑप्टिक्स को रिवाइज करने के लिए देखिए सबसे पहले कि व्हाट इज अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक ऐसी सरफेस है जिसके हर पॉइंट का फेज कैसा है, सेम। पॉइंट सोर्स से निकलने वाले वेव फ्रंट की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। इसमें कोई समस्या? अब वेव थ्योरी के लिए वेव फ्रंट की समझ होनी जरूरी है, ठीक। तो अब इस वेव थ्योरी का इस्तेमाल करके हम पढ़ लेते हैं इंटरफेरेंस। अगर दो स्लिट से इस तरीके से लाइट निकलेगी तो सामने ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, ब्राइट डार्क कलर की फ्रिंजेस बनती है, और ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है। सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम आती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पे मैक्सिमम बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने डिस्टेंस पे, एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और डार्क फ्रिंज के लिए एन प्लस हाफ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। याद है आपको, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम बात करूं डायफ्रैक्शन की, तो ये डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन वाले केस में सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, बाकी सारे सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी घटती जाती है। कितने एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन के लिए मिनिमम मिलता है हमें, एन लैम्डा बाय ए के लिए, और कितने एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन के लिए मैक्सिमम मिलता है, एन प्लस हाफ लैम्डा बाय ए के लिए, ठीक। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें कि अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करूं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। a1 a2 क्या है, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड जो सुपर इंपोज कर रहे हैं, फाई उनका फेज डिफरेंस है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला इसी तरीके से रिजल्टेंट इंटेंसिटी का i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos फाई। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपको पता है, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है और स्लिट विड्थ के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आइडेंटिकल वेव हो तो क्या होता है, 4i0 cos स्क्वायर फाई बाय 2। ये इंटरफेरेंस सॉरी ये डायफ्रैक्शन के लिए जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है उसमें ध्यान रखना है कि सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, बाकी हर जगह इंटेंसिटी कम हो जाती है। और ये जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है, W इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय ए। ये एंगुलर विड्थ है, और लीनियर विड्थ हो जाएगी 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। क्लियर हो गई? तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ए के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। और जो इंटेंसिटी है बेटा, इंटेंसिटी वो एम्पलीट्यूड के, वो स्लिट विड्थ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्लिट विड्थ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन के ऊपर सीधा, वेव ऑप्टिक्स के। पहला क्वेश्चन, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम गेट्स डायफ्रैक्टेड बाय अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.4 mm। हमें स्मॉल ए दे रखा है और क्या दे रखी है, वेवलेंथ। हमें बताना है फर्स्ट मिनिमा कहां बनेगा। मिनिमा के लिए भैया एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है, एन लैम्डा बाय ए। फर्स्ट है तो एन की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 टू द पावर -10, और विड्थ कितनी 0.3 mm यानी कि 10 टू द पावर -3। तो सॉल्व कर लेंगे, 3 इंटू 2 6 होगा, तो बाकी पावर कुछ भी आए 2 ही आ रहा है, तो 2 ए की ऑप्शन में है। ऑप्शन क्या आएगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भैया फिर से आ गया, ये तो शेर आ गया फिर से। इन YDSC the slits are 2 mm apart and are illuminated by photons of two wavelength lambda 1 and lambda 2। अलग अलग दो लाइट से YDSC एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर स्क्रीन 2 मीटर के डिस्टेंस पे है तो दोनों के मैक्सिमा फिर से कब कोइंसाइड करेंगे। एक बार तो सेंट्रल मैक्सिमा पर कोइंसाइड करते हैं, अगली बार कब कोइंसाइड करेंगे। याद आ गया कौन से वाले क्वेश्चन है, इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमसे कहा गया है ये स्क्रीन है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, यहाँ से कितनी दूरी पर फिर से y की किस वैल्यू के लिए दोनों के मैक्सिमा फिर से ओवरलैप करेंगे, फिर से सुपर इंपोज करेंगे। यहीं से तो डिस्टेंस नापेगा, यानी कि जो y1 है और y2 वो बराबर हो जाएंगे, y1 और y2 बराबर हो जाएंगे। y1 मतलब यहाँ से इसका कौन सा मैक्सिमा और दूसरे के लिए, दूसरी वेवलेंथ के लिए कौन सा मैक्सिमा आपस में एक साथ कोइंसाइड करेंगे, सुपर इंपोज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमा के लिए, n1 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और उसके लिए n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी स्मॉल डी से कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n1 by n2 is equals to lambda 2 by lambda 1। lambda 2 is 10,000 एंगस्ट्रॉम and lambda 1 is 12,000 एंगस्ट्रॉम। ये कैंसिल होके आ गया बेटा 5/6। n1 by n2 कितना आ गया, 5/6। यानी कि इसके लिए तो कौन से कितने मैक्सिमा लगेंगे, इसका 5वां मैक्सिमा, लैम्डा 1 के लिए n1 आ रहा ना, n1 का 5वां मैक्सिमा, और दूसरे वाले के लिए कौन सा मैक्सिमा, छठा मैक्सिमा। पहले का 5वां मैक्सिमा और दूसरे का छठा मैक्सिमा, आपस में क्या करेंगे, फिर से सुपर इंपोज। अब डिस्टेंस के लिए निकालनी है, यानी कि ये निकालना है n1 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो y निकाल लेते हैं, n1 कितना आ गया 5, लैम्डा 1 कितना था 12,000 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी रखी है हमें बेटा 2 मीटर अपॉन स्मॉल डी कितना है 2 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3। 2 से 2 कैंसिल, 12 इंटू 5 इज 12 पंजे 60, 6, तो 6 किस में आ रहा है, यही आंसर आ गया।
बाकी पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में, तो इस तरीके से पता चल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, मोनोक्रोमेटिक सोर्स जब होती है और कोहेरेंट होती है। बिल्कुल सही जवाब है। इंटरफेरेंस तभी तो होता है, दोनों स्लिट से निकल लाइट कोहेरेंट होनी चाहिए और मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। इन वाईडीएससी वी ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन इफ बोथ द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय टू बल्ब्स ऑफ सेम पावर। दो अलग अलग बल्ब कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया भैया? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। फिर से आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन, यानी कि मैच द फॉलोइंग। बताइए कि स्लिट विड्थ के सॉरी फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में आपको आंसर बताना है सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा का। तो मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये तो क्या हो गया? डब्ल्यू। तो एन डब्ल्यू हो गया कि नहीं हो गया मैक्सिमा के लिए? अब थर्ड है तो 3 डब्ल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये किससे मैच हो गया? क्यू से। क्लियर। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड थर्ड ऑर्डर मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या फॉर्मूला? एन माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, डब्ल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? थर्ड। थर्ड के लिए क्या लिखेंगे? 3 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 3 माइनस हाफ 2.5 डब्ल्यू। अच्छा, जो बच्चे n प्लस हाफ लिखेंगे उन्हें चेंज करना है, उन्हें याद है ना, मैंने बताया था जो बच्चे n प्लस हाफ लिखते हैं उन बच्चों को क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी उन्हें? एक कम। उन्हें n की वैल्यू एक कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 0 के लिए सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनता है। याद आ गया? तो 2.5 डब्ल्यू ये किससे मैच करेगा बेटा? p से। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा एंड फोर्थ मैक्सिमा। फर्स्ट मिनिमा एंड फोर्थ मैक्सिमा, तो फर्स्ट मिनिमा और फोर्थ मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा? 4W। ठीक है, और फर्स्ट मिनिमा के लिए हो जाएगा 1 माइनस हाफ यानी कि 0.5W। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3.5W। सॉल्व देख रहे हो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, कितनी तेजी से। डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा एंड फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा और फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा। फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा है तो यानी कि 5 माइनस हाफ W। ये तो हो गया फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा। और सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम क्या होता जाएगा? 2W। तो 5 माइनस हाफ ये आ गया 4.5 और माइनस 2। 4.5 माइनस 2 कितना हो जाता है? 2.5। तो ये इसका आंसर भी क्या आ रहा है? पी। तो पी दो का आंसर आ रहा है, ए का और डी का। एक बार अपने आप भी सॉल्व करिए, देखिए क्या आप इतनी तेजी से सॉल्व कर पा रहे हैं अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, केस स्टडी। लाइट सीम्स टू प्रोपेगेट इन रेक्टिलिनियर पाथ बिकॉज। लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों चलती है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, और अगर वेवलेंथ बहुत कम होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका डायफ्रैक्शन नहीं होगा, और डायफ्रैक्शन नहीं होगा तो लाइट सीधी सीधी चलेगी। क्लियर हो गई बात? डायफ्रैक्शन सिंगल स्लिट में एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की किस पे डिपेंड नहीं करती है? एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लैम्डा बाय ए। तो लैम्डा पे डिपेंड करती है? हाँ जी करती है। स्लिट विड्थ पे? हाँ जी करती है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स फ्रॉम द स्क्रीन, यही करेक्ट है, इस पे डिपेंड नहीं करती। लीनियर विड्थ तो डिपेंड करती है, लेकिन एंगुलर विड्थ इस पे डिपेंड नहीं करती। थर्ड पार्ट क्या है? फॉर अ डायफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल पॉइंट इज। आपको याद है ना, सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो स्लिट विड्थ के स्क्वायर के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सेंट्रल मैक्सिमा में इंटेंसिटी ज्यादा होती है बहुत, और बाकी सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती है। तो क्या हम मार्क करेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा का ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है कि नहीं होता? तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी इनफाइनाइट नहीं होती, होती तो फाइनाइट है। इसमें इनफाइनाइट लिखा है तो गलत है, फाइनाइट है। और सेम मैग्नीट्यूड की थोड़ी ना होती है सराउंडिंग मैक्सिमा, आसपास वाले मैक्सिमा से तो ज्यादा होती है। तो फाइनाइट बट मच लार्जर देन द सराउंडिंग मैक्सिमा। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस। स्टार लगा रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? यहां लिख देता हूं, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल्स टू FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE बाय D। अब आपको पता है कि मैग्नीफाइंग पावर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ तो ज्यादा होनी चाहिए, इसने घटाना है, ये गलत हो गया। और आईपीएस की फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीफाइंग पावर, तो आईपीएस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? कम। ये भी गलत लिखा हुआ है, इसने बढ़ाना इंक्रीज लिख रखा है, ये दोनों तो गलत हो गए। अब वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, बहुत ही आसान, आप समझिए कि वेवलेंथ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या ये मेरे भाई बात क्लियर है? तो मुझे बताइए कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन से कलर की लाइट सबसे पहले मुड़ जाएगी? वायलेट की। और कौन से की सबसे लास्ट में मुड़ेगी? रेड के लिए। तो कौन से कलर के लिए बताइए आप मुझे कि फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है? कौन से कलर के लिए? तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा कौन से कलर के लिए है? रेड कलर के लिए। और रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम होती है। रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा? वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिक्रीजेस और वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंक्रीजेस। रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम, तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा। क्या बात समझ में आ गई? इसलिए वेवलेंथ लाइट की घटेगी तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी। चले, खत्म हो गया भैया। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया ना, और वाला। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न में अगर कैपिटल डी डिस्टेंस पे
स्क्रीन रखी हुई है, तो हमें विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा टू द विड्थ ऑफ अदर सेकेंडरी मैक्सिमा ये रेशियो बताना है। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है 2 लैम्डा बाय ए, और बाकी सबकी कितनी होती है लैम्डा बाय ए, तो रेशियो कितना आ गया 2:1। इजी क्वेश्चन। तो ये सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट हमारी खत्म हो गई है। प्रोग्रेस ट्रैकर देखिए 9th और 10th चैप्टर रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स की यूनिट फिनिश कर दी है हमने। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर एटम और न्यूक्लियाई। आप लोगों के लिए ये रहा आज का ब्रेन टीजर, इसको पढ़िए, सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि आपका क्या आंसर आया है। बेटा एग्जाम बहुत पास है, इसी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, जिस तरीके से आप में से कुछ बच्चे इस वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक लगातार पढ़ते रहते हैं, स्किप नहीं करते एक भी क्वेश्चन। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा, उसको भी आप करिए। अगर किसी बच्चे की पुराने किसी चैप्टर की कोई वीडियो रह गई है तो प्लीज उसको देखिए, क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश करो। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो।